किसे कहते हैं? मीन ये है कि हमारे पास यानी पर ईयर कितने लोग मर रहे हैं, पर ईयर जो है कितने लोग पैदा हो रहे हैं, सही है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रीवियस ईयर में कितने लोग मरे थे, कितने पैदा हुए थे और अब रिसेंट कितने हो रहे हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में हमने इस पे काम कर दिया कि हम क्या करें, डेथ रेशियो को कम करना है, फर्टिलिटी रेट को कम करना है। तो हमारे पास दीज आर हमारे पास 4 स्टेजेस है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज जो है सबसे बेकार स्टेज कहलाता है, यानी ये क्या था, ये कब का ज़माना था, 2008 यानी 18th सेंचुरी वाला काम था, यानी 18th सेंचुरी से पहले के हालात थे। देखो ये स्टेज 1 में क्या था कि स्टेज 1 में ये हालात थी कि हाई फर्टिलिटी, पहले पैदा होंगे फिर मरेंगे ना, हाई फर्टिलिटी और हाई मोटिलिटी था, सही है। लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे लेकिन ज़्यादा मर भी रहे थे, सही है। उसकी रीज़न हमने वो कहे थे कि बीमारियां ज़्यादा थी, कम्युनिकेबल डिजीज़, वैक्सीनेशन नहीं थे, तो लोग ज़्यादा भी मर रहे थे। और एज आ इकोनॉमिकल एसेट समझते थे लोग, तो इसलिए फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट नहीं था। वो लोग बोलते ज़्यादा बच्चे जो है ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी कहला सकते हैं, लेकिन आजकल वो आवाज़ बदल गई। वो क्या है, कम खानदान ज़िंदगी आसान, सही है। वो क्या है, वो स्टेज 3 और स्टेज 4 पे क्या है वो कन्वर्ट हो गई, क्योंकि बर्डन ऑफ इकोनॉमिकल बर्डन और बर्डन ऑफ डिजीज़ को कम करना है। वो मकसद क्या होता है, यानी पॉपुलेशन को बैलेंस रखना है, कम पैदाइश और डेथ को कम करना है और बैलेंस रखना है। तो स्टेज 1 में हाई फर्टिलिटी, हाई मोटिलिटी थी। दूसरा था क्या था, हाई फर्टिलिटी थी और मोटिलिटी कम हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ पर डिजीज़ को कंट्रोल करना आसान हो गया थोड़ा बहुत। फिर स्टेज 3 में क्या था, लो फर्टिलिटी था, पैदाइश कम हो गई, मोटिलिटी भी कम हो गई। तो ये हमारे पास एक कामयाब ज़िंदगी स्टार्ट हो गया, उसको बैलेंस। तो हमारे पास हम जो मिडल ईस्ट, हम तकरीबन 50-50, 30 to 40% इस पर अमल पैरा हैं जो अंडर डेवलप कंट्री है। लेकिन डेवलप कंट्री जो है वो तकरीबन 70 to 80% इस पर अमल पैरा है। इसलिए इन लोगों का जो स्टेटस ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो कामयाब है, सही है। स्टेटस ऑफ लाइफ वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों का जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डेटा है वो बैलेंस चल रहा है तकरीबन। इसी वजह से हम आउट माइग्रेशन कर रहे हैं। आउट माइग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेटस ख़राब है, इसलिए हम फॉरेन कंट्री की तरफ जा रहे हैं या नहीं। तो रीज़न ये है कि हम आउट माइग्रेशन कर रहे हैं। हम यूरोपियन की तरफ वहाँ पर इन माइग्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पर फैसिलिटी है ना, ज़्यादा कमाई है, इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए मैं जा रहा हूँ ना डेवलप कंट्री के लिए। तो स्टेज 3 इससे कामयाब वो है। तो हमें इस पे काम करना है एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पे हमें काम करना है, एज अ काउंसलिंग करना है। इस आइदर इन द फैमिली लेवल, आइदर इन द कम्युनिटी लेवल, हमें इस स्टेज पे काम करना है, सही है। इस स्टेज को काम करने के लिए हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन डिटेल आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसी स्टेज को तकरीबन वो पढ़ रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, जो प्री स्टेज कहलाता है, यानी अर्ली स्टेज, जो 18th सेंचुरी से पहले के हालात थे, जब साइंटिफिक जो प्रोग्रेशन था वो इतने कामयाब नहीं थी। इसमें क्या था, पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। पेस्टिलेंस का मतलब क्या था, वहाँ पर वबाई अमराज ज़्यादा थे, अभी नहीं है। बहुत से वबाई अमराज क्या हो गए, कंट्रोल हो गए। लेकिन अंडर डेवलप कंट्री में अभी भी कुछ ना कुछ है। जैसे कोविड क्या था, हमारे पास पेस्टिलेंस था। इसी तरह हमारे पास ताउन की बीमारी किस ज़माने में वो क्या था, क्लोरा, स्मॉल पॉक्स डिजीज़, वो किसके वजह से कंट्रोल, ड्यू टू द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से ये क्या होते हैं, ये पेस्टिलेंस को कंट्रोल किया गया। जब पेस्टिलेंस को कंट्रोल कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारा जो मोर्टिलिटी रेट था वो क्या हुआ था, कंट्रोल हो गया था ना, डेथ रेशियो। लेकिन इब्तिदाई वक्तों में अगर आप इस डेमोग्राफिक डेटा को स्टेज 1 में देखते हो, पेस्टिलेंस एंड फेमाइन क्या था, वबाई अमराज ज़्यादा थी और कैद साली थी, यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस, कैद की वजह से भी लोग मरते हैं ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर बंदे जो है बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, हाई फर्टिलिटी रेट भी थी, लेकिन इसके साथ साथ मोर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा थी। मोर्टिलिटी रेट के ज़्यादा 2 रीज़न हो सकते हैं, वन इज़ पेस्टिलेंस एंड द सेकंड वन इज़ फेमाइन। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, फेमाइन के अलावा साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं था, शऊर नहीं था ना हमें, सही है। क्या रीज़न है। दूसरा हमारे पास रिसीडिंग पेंडेमिक्स। रिसीडिंग का मतलब है पसपा करना, रिसीडिंग का मतलब है कंट्रोल करना पेंडेमिक्स को। जब रिसीडिंग पेंडेमिक को कंट्रोल किया गया, हमारा बर्थ रेट तो सिमिलर चल रहे हैं, स्टेज 2 में भी हमारे पैदाइश सेम चल रहे हैं, सेम ही
जो हमारे पास जो फर्टिलिटी रेट है वो बराबर चल रहे हैं, इसमें कोई स्पीड कम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर डेथ रेट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गई। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द रिसीडिंग ऑफ पेंडेमिक्स। हमने पेंडेमिक्स पे कंट्रोल किया, बीमारियों पे कंट्रोल कर दिया। ड्यू टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंटीबायोटिक आ गई, सही है, कुछ प्रिवेंटिव केयर आ गई, सही है। इसकी वजह से जो हमारा डेथ रेट कम हो गई। तो जब पैदाइशी सेम थे, रेट सेम था, डेथ रेट को कंट्रोल किया गया, तो ऑटोमेटिक तौर पे आप देख लो पॉपुलेशन बढ़ गई। ये देख लो, ये दरमियान में बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमारे पास क्या था, तीसरा जो स्टेज है जिसको हम लेट स्टेज कहते हैं, जो डिजेनरेटिव मेन मेड डिजीज़। यहाँ पर डिजेनरेटिव मेन मेड डिजीज़ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर क्रूड डेथ रेट, हमने क्रूड कम हो गया। यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट को क्या क्या हमने कंट्रोल किया गया, फैमिली प्लानिंग की वजह से, कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें आ जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से हमने बर्थ रेट को कंट्रोल किया गया। हमने कम्युनिटी लेवल, हमने फैमिली लेवल, हमने कंट्री लेवल पे क्या किया, हमने बता दिया कि इसके क्या फ़ायदे हैं। हम यानी वुमेन हेल्थ स्टेटस को कैसे इम्प्रूव करते हैं और वुमेन हेल्थ स्टेटस क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसकी रीज़न वजूहात बता दिए। इस वजूहात की वजह से हमें पता चल गए। तो जब हमें पता चल गया तो ऑटोमेटिक तौर पर वी हैव टू मेक द फैमिली प्लानिंग। हमने फैमिली प्लानिंग को क्या किया, कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह जब बर्थ रेट कंट्रोल हुआ तो ऑटोमेटिकली तौर पे ये डेथ रेट को भी कंट्रोल किया गया। डेथ रेट को कैसे कंट्रोल किया गया, जब डेथ रेट कंट्रोल हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जब डेथ रेट को कंट्रोल किया तो हमारे पास पॉपुलेशन भी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि हमने फर्टिलिटी रेट को भी कंट्रोल किया गया डिफरेंट मेथड की वजह से। और इसके अलावा डिलेड डिजेनरेटिव, लेकिन यहाँ पर डिजेनरेटिव ये क्या है, इसका मतलब क्रोनिक डिजीज़ आ जाते हैं, सही है, जिसमें हार्ट डिजीज़ आ जाते हैं, जिसमें लीवर प्रॉब्लम आ सकते हैं, लीवर की क्रोनिक डिजीज़ आ सकते हैं, लीवर फेलियर, लीवर सिरोसिस वगैरह आ जाते हैं। और डिलेड डिजेनरेटिव का मतलब है यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब हमने एडवांस कंट्री में वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई, क्योंकि हमारे पास केबेज का पहले कंसेप्ट था, किस ज़माने में नहीं था ना, हमारे पास जो PCI है पहले नहीं था, लेकिन अभी PCI है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है 60 साल में मरता था वो 70 ईयर्स तक चला गया, तो 70 ईयर तक जब चलेगा तो वहाँ पर डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई ना, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है, इसमें और भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ सकती है। तो वहाँ पर डिलेड डिजेनरेटिव डिजीज, इमर्जिंग इन्फेक्शंस आ सकते, चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते। तो स्टेज 4, ये फोर्थ क्या है, फोर्थ स्टेज हमारे पास आ जाते हैं। तो ये फोर्थ स्टेज है जो दोबारा थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आ गए। अभी हम इसमें आलिमाना तौर पे पढ़ते हैं कि पेस्टिलेंस एंड फेमाइन क्या है, इसको डायग्राम में अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कैदसाली और वबाई अमराज की वजह से क्या था, इन्फेक्शंस एंड पैरासाइट डिजीज़ वर प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ डेथ along with accidents and attacks by animals and other humans। लेकिन ये हमारे पास स्टेज 1 में जंगें भी ज़्यादा होती थी। आजकल क्या होते हैं, हम पाबंदियाँ लगाते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे पाबंदी लगाते हैं, ये बड़ी जंग है। लेकिन पुराने ज़माने में जंगें भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए लोग भी ज़्यादा पैदा होते थे लेकिन ज़्यादा मरते थे, सही है, ज़्यादा डायरेक्टली फायर ये करते थे। स्टेज 1 में ये भी होता था, क्योंकि हमारे पास जंग अजीम 1 और 2 का भी अगर कहानी जो वो करते हो तो कितने लोग मरे थे पता है, वर्ल्ड वार 1 और वार 2 में कितने लोग मरे थे, 2 में बहुत ज़्यादा मरे। तो रीज़न क्या है, तो स्टेज 1 में था। तो हम इस स्टेज से आहिस्ता से हमने एडवांसमेंट लाए कि जंग जो है हल नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिजीज़ जो है डेथ रेशियो बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। इन्फेक्शंस पैरासाइट डिजीज़ भी वर प्रिंसिपल कोज से फॉर व्हाट, फॉर द डेथ along with the एक्सीडेंट्स की वजह से भी लोग ज़्यादा मरते थे, अटैक्स की वजह से, एंड अटैक्स बाय एनिमल्स और अदर ह्यूमंस। लेकिन आजकल क्या है, जंगलात ख़त्म हो गया ऐसा ऐसा, तो वहाँ पर एनिमल्स भी कम होते चले गए, सही है। थॉमस मेल्थूस कॉल दीज कॉजेज ऑफ डेथ, इसको क्या नेचुरल चेक्स इसको कहते थे। मोस्ट वायलेंट स्टेज 1 एपिडेमिक वाज द ब्लैक फ्लैग, यानी बोबोनिक फ्लीक और ब्लैक डेथ जो कि ज़माने में था, प्रोबेबली ट्रांसफर टू ह्यूमंस बाय फ्लीज फ्रॉम इन्फेक्टेड रेट्स की वजह से। ये प्रोबेबली इसने प्रोबेशन बताया है, बायोस्टैटिक स्टडी में आप वो बता सकते हैं। फ्लीज जो है पिस्सू को कहते हैं, कुछ इस तरह है, तो इसकी वजह से ये ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ होती थी। तो स्टेज 1 में इसी तरह जो डिजीज़ कोज थे और इस डिजीज़ कोज की वजह से डेथ रेशियो क्या थी, ज़्यादा थी, सही है। स्टेज 2 में क्या है, रिसीडिंग पेंडेमिक को कंट्रोल किया गया, जो वबाई अमराज थे। इम्प्रूव सैनिटेशन, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स एंड मेडिसन,
सही है। ये मेडिसिन किसकी वजह से? ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ व्हाट इन्फेक्शियस डिजीज को रिड्यूस किया गया। पहले वैक्सीनेशन नहीं थी, यहाँ पर वैक्सीनेशन भी आ गई, सही है। और डेथ रेट्स डिड नॉट इम्प्रूव इमीडिएटली, एकदम तो इम्प्रूव नहीं हुआ डेथ रेट्स को, लेकिन एंड यूनिवर्सली ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पुअर पीपल हु क्राउडेड इनटू इंडस्ट्रियल सिटीज हैड हाई डेथ रेट ड्यू टू क्लोरा की वजह से, जहाँ पर हाई लोग ज़्यादा लेते थे। लेकिन जो एडवांस लोग थे, जिन लोगों के पास, जैसे कल भी मैंने मिसाल दी, जो एडवांस लोग, जिन लोगों के पास पैसा होगा वो क्या करेगा? टाइमली मेडिसिन, टाइमली केयर होगा, टाइमली सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, तो क्या होगा? बचेगा ना। हमने एक ग्राफ पढ़ा था कि आप पैसों की वजह से भी बच सकते हो कुछ हद तक, सही है। तो हमने देखा था कि जो एडवांस लोग थे, जिन लोगों के पास इकोनॉमिकल स्टेटस जिन ममालिक का ज़्यादा था, अच्छा था, उन लोगों में डेथ रेशियो क्या था? कम था। उसका रीज़न मैंने बता दिया था। तो ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 में क्या था? डीजनरेटिव डिजीज़। डीजनरेटिव डिजीज़ का मतलब क्या है? कोई जानता है क्या होता है डीजनरेटिव डिजीज़? डीजनरेटिव क्रोनिक डिजीज़ होता है जिसमें मसल बोन, मोस्टली डीजनरेटिव डिजीज़ बोन का होता है। ऑस्टियोमालाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। मसल का डीजनरेशन उसमें होता है। हाँ, ऑटोइम्यून होते हैं। एसोसिएटेड विद द क्रोनिक डिजीज़ ऑफ एजिंग, जो एजिंग के साथ ज़्यादातर ये एज के साथ रिलेट है। लेकिन मैंने आपको ये कहा, जो हमारे पास एडवांस लोग, अंडर डेवलप कंट्री, उसमें एजिंग कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। डिजनरेटिव डिजीज़ ज़्यादातर किन लोगों में होते हैं? जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओल्ड एज में ज़्यादातर होते हैं। एजिंग, हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर, सही है। और इसके अलावा सब साहारन अफ्रीकन और साउथ एशिया हैव लो इंसिडेंस ऑफ कैंसर, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है ना, इसलिए यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ कैंसर क्या है? कम है। ये हमारी कामयाबी नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी तो कैंसर या हार्ट डिजीज़ लाइक जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी, प्राइमरी बिकॉज ऑफ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये बता भी दिया है। स्टेज 4 में क्या है? स्टेज 4 में कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ओल्डर पीपल एज एक्सटेंडेड थ्रू मेडिकल एडवांसेस, यानी मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। कैंसर मेडिसिन, बाईपास सर्जरी आ गई। बेटर डाइट, रिड्यूस यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, हमने बता दिया। However, consumption of non-nutritious food and sedentary behavior have resulted in increase in obesity in this stage. क्या हुआ? लेकिन हमारे पास देखो, आपने देखे होंगे कि पहले नेडो मिल्क पहले के ज़माने में नहीं था ना, लेकिन आजकल बच्चों को डायरेक्टली पिलाया जाता है। वो क्या होते हैं? ओबेसिटी की तरफ चलते हैं ना। तो हमारे पास वो बेसिकली तौर पे वो न्यूट्रिशनल स्टेटस सब तो मिलते हैं उसको बच्चों को, लेकिन वो क्या है, उसकी सेहत के लिए वो सही नहीं होते इतना एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल, सही है। तो इसलिए मदर्स को ये टीचिंग दिया जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर व्हाट? बेस्ट फॉर द बेबी ग्रोथ के लिए वो सही होता है। तो स्टेज 3 में डिलेड डिजनरेटिव डिजीज़ इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास कुछ डिजीज़ होते हैं वो एज से रिलेटेड होते हैं, सही है। और पाकिस्तान में डिलेड डिजनरेटिव डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं। रीज़न क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, बिकॉज द पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्री। डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का मतलब क्या है? डबल बर्डन, एक तो सिंगल बर्डन डिजीज़ है, मल्टीपल डिजीज़ का एक साथ आना आपकी मुल्की सतह पे, कम्युनिटी लेवल पे आ जाए, इसको हम डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। अभी ये देखो, एशिया इज़ एवरली बर्डन बाय बोथ द अनफिनिश एजेंडा ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। हमारे पास कुछ ममालिक में कम्युनिकेबल डिजीज़ तकरीबन ख़त्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है, तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन करना पड़ता है। जैसे पोलियो जो है बहुत से ममालिक में ख़त्म है, लेकिन हमारे यहाँ अब भी है। तो दिस इज़ द डबल बर्डन। तो डबल बर्डन है, हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन देना पड़ता है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रिवेंशन देना पड़ता है। तो ये क्या है? डबल बर्डन हो गई, सही है। देखो, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाए एंड द ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, दोनों आ जाती हैं, सही है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारे पास मीज़ल्स है, कौन कौन से? मीज़ल्स, मम्प्स। और नॉन कम्युनिकेबल में हमारे पास देखो RDS आ सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ सकते हैं, इसमें कार्डियक डिजीज़ आ सकते हैं, और हाँ डायबिटीज़, ये सब चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो मल्टीपल डिजीज़ विद इन द कम्युनिटी, विद इन द पर्सन कि जब ये आ जाए, इसको हम फिर क्या कहते हैं? डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। तो डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है वो क्या है? कम्युनिकल बर्डन भी बढ़ा देता है, और इसके अलावा कंट्री पर भी बर्डन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ये टारगेट क्या करता है? टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ डिजीज़। जब बर्डन ऑफ डिजीज़ कम होगा तो फिर क्या होगा?
डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ ये फर्स्ट टारगेट होता है। एक बर्डन होता है, सिंगल बर्डन है, एक डबल बर्डन है। तो पहले टारगेट क्या होता है? डबल बर्डन को कम करना है, देन सिंगल बर्डन को हम फिर टारगेट करते हैं। मकसद क्या है? हाँ, तो हम क्या करते हैं? हम क्रू डेथ रेट को कम करना होता है, सही है, और हेल्थ स्टेटस को बेहतर बनाना होता है। ये मेन टारगेट होता है हमारा। अभी यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा जी, बस ये बताएगा। जी बोलो। obesity is defined as the accumulation of fat underneath the skin is called obesity सही है। ये बताओ प्लीज़, प्लीज़ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी क्या हो सकते हैं? आप बताओ प्लीज़। कार्डिक इश्यूज हो सकते हैं जी, डायबिटीज़ हो सकते हैं, और ओबेसिटी के और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो आप इससे बचाते हो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी। मैं बोला ओबेसिटी की वजह से क्या हो सकता है? मैं बताऊं सर, जस्ट अ मिनट जी बिल्कुल हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। सही है, गुड। चलो अभी हमारे पास आपको थोड़े बहुत यहाँ पर प्लीज़ आपको एक ही मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत, हमारा कुछ टारगेट नहीं है। देखो हमने पढ़ा था कि स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 इज़ व्हाट? स्टेज 1 में हाई फर्टिलिटी रेट और हाई मोटिलिटी रेट का क्या रीज़न है? ये था कि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं था, हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से क्या था? बर्थ रेट, एक मरदा तो दोबारा वो फैमिली प्लान वो कराते हैं ना। दिस नीड फॉर वर्कर इन एग्रीकल्चर, ज़राअत के होते तो इसलिए वर्कर की नीड थी, तो हर मेटरनली तौर पे वो इरादे रखते थे। और क्या था? चिल्ड्रन एज इकोनॉमिक एसेट की तरफ वो करते थे। दिस इज़ 1। डेथ रेट क्या हुआ था? हाई लेवल ऑफ डिजीज़ थे, लेक ऑफ क्लीन वाटर और लेक ऑफ हेल्थ, और जंग भी थे, जो आजकल अभी भी जंगे लड़ते हैं फीमेल हज़ात। दूसरा क्या है? स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है? हाई बर्थ रेट ज़्यादा था लेकिन डेथ रेट कम हो गए आहिस्ता आहिस्ता, सही है। डेथ रेट इज फॉलिंग एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन आ गई, ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, हाइजीनिक, आपको जैसे मिनरल वाटर पहले नहीं थे ना, या भी आना शुरू हो गई, इम्प्रूव सैनिटेशन सिस्टम आ गई, फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज आ गई। पहले फूड प्रोडक्शन स्टोरेज सिस्टम नहीं था, बस जो सामने आता था पता है जंगें लड़ती थी ग़िज़ाइयत के लिए भी, स्टोरेज कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अभी स्टोरेज है फॉर ईयर्स, सालों तक वो करते हैं। और इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फॉर फूड और डिक्रीज इन्फेंट मोटिलिटी रेट कम हो गई। स्टेज 3 में क्या था? रीज़न क्या है? हाई फर्टिलिटी रेट, सही है, स्टार्ट टू फॉल, सही है, यानी फर्टिलिटी रेट कम हो गई। इसके साथ साथ क्या हुआ? डेथ रेट को भी हमने कम कर दिया। बाय व्हाट रीज़न? क्या? फैमिली प्लानिंग अवेलेबल हो गई, अभी भी कुछ लोग अमल पेरा नहीं है। लोअर इन्फेंट मोटिलिटी रेट, इसके अलावा इंक्रीज, और मशीनरी, बहुत सी मशीनरी बन गई तो वर्कर की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, तो इसलिए इन्फेंट मोटिलिटी रेट को कम होने की वजह से हम पे कोई असर नहीं पड़ा, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से। और इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गई ना, मैंने आप लोगों को बता दिया, सही है। लेकिन जिन ममालिक में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ नहीं हुआ है तो उन लोगों को आउट माइग्रेशन होना पड़ता है। हम पाकिस्तानी लोग अभी भी जाते हैं ना आउट माइग्रेशन का रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या है? मजबूरी है ना, या खुशी से जाते हैं? हाँ सही, रिसोर्सेज नहीं है, बेसिक रिसोर्सेज नहीं है ना, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर वी हैव टू व्हाट? वी हैव टू डू द आउट माइग्रेशन। लेकिन यूरोपियन में इन माइग्रेशन ज़्यादा है रेशियो। रीज़न क्या है? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो इन माइग्रेशन में वहाँ पर इन माइग्रेशन ज़्यादा है। इन माइग्रेशन और माइग्रेशन समझ आ रहे हैं ना? और स्टेटस ऑफ लिविंग जो है हमने बेहतर कर दी। ये डेमोग्राफिक ट्रैप आपको मैंने बता दिया था क्या था, जिसमें फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या है? बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट हाई हो लेकिन डेथ रेट कम हो, तो ये क्या? ये फ़ायदेमंद है? ये फ़ायदेमंद नहीं है ना। डेथ रेट कम हो गई और फर्टिलिटी रेट बढ़ गया तो क्या होगा? पॉपुलेशन बर्डन बढ़ जाएगा, तो डिजीज़ रेशियो ये सब है। आपने कल कौन सा एक बंदा था जो मिसाल दे रहा था, पॉपुलेशन और बर्थ, आपका डेथ रेट कम होगा और बर्थ रेट फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा? दो अल्फाजों में बताओ प्लीज़।
आप बताओ प्लीज़। पॉपुलेशन बढ़ेगी सर, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकल स्टेटस और स्टेटस ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी? न्यूट्रिशनल डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रिशनल डिमांड आपको नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा। मेल न्यूट्रिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। सही है। इसके अलावा देखो हमने यह पढ़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कौन सा चीज़ बताता है, कौन बढ़ाता है? जब स्टेटस ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशनल जो बेसिक नीड जब मिलेंगी टाइमली, और इसके अलावा आपका जो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज ही आएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो अपने डिफरेंट ममालिक हमने पढ़े थे कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट है वो कौन लोग हैं? डेवलप रीजन जो है, डेवलप रीजन का रेशियो जो है वो कितना है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका इन लोगों का कितना है? तकरीबन 82 83 तक जा रहे हैं। सही है। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन हमने सबसे कम जो है वो अफ्रीकन है, क्योंकि इन लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर नहीं है, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज में भी एडवांस नहीं है, तो वहाँ पर डिजीज़ रेशियो भी ज़्यादा है, और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से वहाँ पर डेथ रेशियो ज़्यादा है। पैदाइश तो हो रहे हैं लेकिन बच नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर ज़्यादा कितने तक जा रहे हैं? 59 58 तक जा रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था शॉर्टकट। फिर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर कौन से लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं? एशिया में कौन लोग ज़्यादा हैं? फीमेल ज़्यादा है, तो ये बर्डन है आबादी पे। सही है। 86.5 है एशिया में, 83.3 है। नहीं, जस्ट फॉर जोक हैं। देखो तुम फीमेल रेशियो ज़्यादा है तो आप लोग खुश हो जाओ। सही है। तो असल में ये बैलेंस होना बेहतर है, बेहतर आबादी के लिए ये दोनों बैलेंस होना लाजिम है, अच्छा होता है। आप लोग जंग तो नहीं करोगे। ये पाई चार्ट है, ये जो है एज रिलेटेड डेथ, कौन से एज में ज़्यादा लोग मरते हैं? हाई एज में। तो कौन से आप लोगों को यंगर पॉपुलेशन बेस्ट होता है या ओल्डर पॉपुलेशन? यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी करते हैं आजकल के। नहीं, वैसे हमें प्रोडक्टिविटी हमें करना चाहिए कि जो कम्युनिटी लेवल और मुल्की तौर पे वो क्या करें, वो बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं है कि सारा दिन, तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए हमारी, तो तभी वो यंगर पॉपुलेशन अच्छा होता है। लेकिन हमारे पास अगर ओल्डर पॉपुलेशन अगर वो प्रोडक्टिविटी करे तो फिर हमारे लिए ओल्डर पॉपुलेशन अच्छा होता है। तो हमें इस पे काम करना होगा। और इस तरह फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एज यहाँ पर कौन है? देखो सबसे अच्छा कौन सा इस डायग्राम में कौन सा अच्छा वो है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पर ज़्यादा है? ये वाला डेमोग्राफिक डेटा किस चीज़ को शो करता है? इनकम रिलेटेड टू इकोनॉमिकल स्टेटस। जिन लोगों का इनकम स्टेटस ज़्यादा है इन लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग टाइमली मेडिकेशन लेंगे, वो टाइमली जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कल मिसाल दी, टाइमली सर्जिकल इंटरवेंशन करने वो करेंगे तो वो बच जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल एक बंदे को कैबेज की नीड है, वो सिविल हॉस्पिटल जाएगा, वो इसको क्या बोलेगा? 1 महीने के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, वो तो नहीं बचेगा ना। लेकिन अगर इसको एक या दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो तो उसको टाइमली बताता है कि इसके पास पैसा होगा, तो टाइमली वो बोले कल आपका हो जाएगा। सही है। तो इसको क्या करते हैं, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल स्टेटस जो है उन लोगों को ज़्यादा है। जिन ममालिक का लाइफ वो है हाई इनकम स्टेटस कंट्रीज़ जो है